नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रोग्राम के शुरू में ही आपको मैं दो आवाजें सुनवाता हूं। ये दो आवाजें एक ही व्यक्ति की हैं और उसका नाम है अखिलेश यादव। पहला इनका वॉइस जरा सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। और बैठा हूँ घर पे और क्या करता हूँ, मिल रहा हूँ। आर यू प्रेइंग टू योर गॉड्स? मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। इज डिम्पल प्रेइंग टू हर गॉड्स? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को। इस और ये एनडीटीवी को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं भगवान को तो मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता हूं। इनका एक और साहब मैं आपको सुनवा देता हूं, इसमें ये भी सुन लीजिए आप, इन्होंने क्या कहा है। हमसे भाई एक्सप्रेस वे बनवा लो, मेट्रो बनवा लो, हमसे मंत्र उच्चारण मत करवाओ। ये काम हमारा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने कभी प्रचार नहीं किया। मैं हमेशा नवरात्र के व्रत रखता हूँ, लेकिन अगली बार से हम भी चंदन का लगा करके सर पे आपके सामने आया करेंगे। और नहीं होगा तो बगल में रखवा लेंगे कटोरा और किसी अपने पंडित से लेंगे, हमें लगा कर तब भिजवा। उससे पहले हम आएंगे नहीं आपके सामने। मेरे पास वो इस समय चित्र नहीं है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने भी गए थे, वहां पर इन्होंने जलाभिषेक भी किया था। और इससे भी आगे की बात यह है, इन्होंने एक ट्वीट किया, ये देखिए। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। और ये 3 चित्र इन्होंने साथ में लगाए। ये हरिद्वार के हैं। हरिद्वार तो पहुंचे थे ये किसी और पर्पज से, इनके किसी करीबी के घर में कोई संताप था, कोई दिक्कत थी, तो ये वहां पर गए थे। लेकिन इन्होंने गंगा मैया में डुबकी लगाई और कहा कि मकर संक्रांति पर मैंने भी गंगा मैया का आशीर्वाद ले लिया। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रयागराज से ही, महाकुंभ नगरी से ही, अनुपम मिश्रा जी। तो अनुपम जी, ये अखिलेश यादव को हुआ क्या है? नमस्कार, बहुत स्वागत है। इस अखिलेश यादव को क्या हुआ है ये जरा दूर से बताना मुश्किल है। आप कुंभ में आ रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आएगा समस्या का कारण। मतलब दो दो चीजें अखिलेश को परेशान कर रही हैं। पहली चीज, 60 देशों से लोग आकर इतना बड़ा भव्य कुंभ, स्टीव जॉब्स जैसे आदमी की पत्नी आकर यहाँ कमला हो जा रही है, और जो हमारी ओरिजिनल कमला थी, कमला हैरिस, वो ईसाई हो जा रही है। स्टीव जॉब्स की पत्नी सनातनी होके कमला नाम ले रही है और कमला हैरिस ईसाई हो जा रही है। बहरहाल, तो जैसे योगी ने कहा कि आओ और बताओ यहाँ पे कौन सी जाति है, कौन सा वर्ग है, कौन सा पंथ है, कौन सा संप्रदाय है। आए राहुल गांधी यहाँ पे जातिगत जनगणना करे, तुमको समझ में आए। सब एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, और एक साथ स्नान कर रहे हैं। आप स्नान करते हैं तो पड़ोस में देखते हैं आपका ड्राइवर स्नान कर रहा है, दूसरी तरफ आपका बॉस स्नान कर रहा है, तीसरी तरफ आपका पड़ोसी स्नान कर, आप मतलब कमाल की बात, इतना अद्भुत। तो योगी ने कहा आओ और बताओ तुम्हारा पीडीए कहाँ है, इसमें कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है। अब ये कल जो आज समाजवादी पार्टी से लेके राष्ट्रीय जनता दल से लेके केजरीवाल से लेके डीएमके तक, जो सब कांग्रेस तक ऊट पटांग बोलती सनातन को, उसका डर समझिए ना, खौफ समझिए। 80% हिंदू वाले देश में अगर 50% हिंदू भी एक हो गए तो फिर तो किसी की सरकार बनती नहीं ना साहब। और जब आप जाके देखते हैं कि साहब 3 दिन में 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, तो दो चीजें परेशान कर रही हैं। एक तो पूरे हिंदू समाज का एक होना इस तरह, और दूसरे इस कुंभ की तुलना 2013 के कुंभ से होती है, जो अखिलेश यादव ने कराया था और जिसका उन्होंने संचालन आजम खान के हाथ में दे दिया था। किसी और को भी दे सकते थे पर आजम खान को दिया।
और उसके बाद जब भगदड़ में 40 लोग मर गए और आजम खान ने इस्तीफा देने का नाटक दिया, तो इन्होंने इस्तीफा तो नहीं लिया, उल्टे उनको ढेर सारे प्रशस्ति पत्र दे डाले। आजम खान ने उस कुंभ को फेल करने के लिए 20 किलोमीटर से लोगों को चलाया था। आज सैकड़ों हजारों लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि साहब क्या 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा? नहीं चलना पड़ेगा भाई। योगी सरकार ने तो इस तरह मैं बार बार कहता हूं कि मेले के जो पर्व है, पर्व के 36 घंटे पहले तक आपकी गाड़ी मेले के अंदर जाती है, ट्रैक्टर पे चल के जा रहे हैं सैकड़ों लोग, हजारों लोग, और 36 घंटे में जो ट्रैफिक रोकते हैं, तो आपको बस स्टेशन से, ट्रेन स्टेशन से आपको मेले तक ले जाने के लिए फ्री की बसें चल रही हैं, ले जाने के लिए और वापस लाने के लिए। एक जो तुलना हो रही है दोनों कुंभों की, तो अखिलेश यादव एक प्रशासक के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनको प्रॉब्लम है कि साहब, अरे साहब इस पे सालों रिसर्च होगी, आप देखिएगा, शोध पत्र लिखे जाएंगे, कितने विदेशी आए, कितने विदेशी पत्रकार आए हैं, कितने विदेशी यहाँ पे सनातनी हो गए हैं, लोग नौकरियां छोड़ के, तो कोई आईआईटी बॉम्बे का बंदा सनातनी हो, सन्यासी हो गया, तो एप्पल की नौकरी छोड़ के कौन पांडे जी है वो सन्यासी, तो क्या हो रहा है? तो ये जो एक सनातन का उभार है, फिर वो संभल से हो या कुंभ से, वो तो सबको परेशान कर रहा है। अखिलेश को भी परेशान कर रहा है, राहुल को भी कर रहा है, तेजस्वी को भी कर रहा है, ममता को भी कर रहा है, स्टालिन को भी कर, सबको कर रहा है। लेकिन ये जो एक प्रशासक के तौर पे, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे योगी ने जो इस महा आयोजन को इतनी खूबसूरती से किया है। आपको एक किस्सा बता रहा हूं छोटा सा। मुझे एक जी अधिकारी बता रहे थे कि साहब जब मीटिंग होती है, अब मैं, हम लोग क्या मजाक करते थे, आपको मालूम है अखिलेश यादव पूरे कुंभ के दौरान तैयारी देखने एक बार भी इलाहाबाद नहीं है, क्योंकि तभी इलाहाबाद था। और योगी यहाँ पे इतना रहे कि यहाँ मजाक चलता था कि योगी जी बीच बीच में चले जाते हैं लखनऊ, वरना रहते तो यहीं है। दूसरी बात, जो अभी मैं अपने चैनल घूमता ही ना मैं बता रहा था, कि योगी जब जाते हैं संतों के पास, महात्माओं के पास, सन्यासियों के पास, तो वो उनको अपना समझते हैं। पहली बार उनको ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो खुद ही महंत है। तो आप भी महंत, वो भी महंत, वो भी महाराज, वो भी महाराज, तो वो भी साधु, वो भी साधु, वो भी सन्यासी, वो भी सन्यासी। तो भाई उनको इतना ज्यादा योगी से उनकी ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त मिल रही है। ऐसा कोई कुंभ मेला छोड़िए, ऐसा कोई माघ मेला, मैं तो बता रहा हूं, परदादी के साथ आया था पहली बार, तो ऐसा कोई माघ मेला नहीं आता जब साधु सन्यासी यहां अनशन पे ना बैठे हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये पहली बार है जो साधु सन्यासी इतना प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जब वो योगी को देखते हैं तो उनमें उनको अपनी आत्मीयता नजर आती है। आत्मीयता भी आपने अखिलेश यादव के बताया कि हरिद्वार गए थे, इसलिए मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं। देखिए, और इसको मैंने ट्वीट भी किया है कि भाई ये आपका समाजवादी स्नान है, जहां पे आप जंजीरों के बीच में अकेले राजा की तरह स्नान कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और ये योगी का अमृत स्नान है। जरा साधु सन्यासियों की खुशी देखें, योगी की खुशी देखें, तो साहब ये अंतर है। दिस इज द डिफरेंस। तो ऐसे में अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री, एक प्रशासक के रूप में योगी के सामने अपनी तुलना होने से, और तमाम लोग याद कर रहे हैं 2013 की बदइंतजामी को, उससे परेशान, इसीलिए वो फर्जी वीडियो डाल देते हैं कि कोई तैयारी नहीं हुई, पता चला 15 दिन पुराना वीडियो है। तो फिर कह देते हैं जल खराब है, अपने सांसद से कहला देते हैं कि जो नहाएगा मर जाएगा। तो योगी आचमन करके दिखा देते हैं, योगी के मंत्री आचमन करके दिखा देते हैं। तो आप समझे इस बात को कि अखिलेश यादव के पास तो दो दो कारण है परेशान होने के। बाकी लोग को तो सिर्फ एक परेशानी है कि साहब हिंदू समाज एक हो रहा है, उनको तो दो दो परेशानी है। हिंदू समाज एक हो रहा है कुंभ में भी, हिंदू समाज एक हो रहा है संभल में भी, संभल के बहाने भी, और उनको ये भी दिक्कत आ रही है कि साहब एक मुख्यमंत्री, एक प्रशासक के तौर पे मेरी तो कलई भी खुल रही है। और योगी, जिनको मैंने कहा था कि सन्यासी, जिनको इनके पिताजी ने कहा था संसद में कि सन्यासी क्या सरकार चलाएगा, जाके मंदिर में घंटा बजाओ, लालू यादव ने कहा था, उस सन्यासी ने इनसे करोड़ गुनी बेहतर सरकार चलाकर दिखा दी। ओंकार जी, मैं योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनवा देता हूं जिसकी चर्चा अभी अभी अनुपम मिश्रा जी ने की है। तो अगर आपको तुम्हें देखना है तो कुंभ में देखो, कहाँ जातिवाद है, कहाँ क्षेत्रवाद है, कहाँ मत और मजहब का भेदभाव है। केवल और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। और याद रखना,
जब तक हम लोग इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता को ऐसी चोट पहुंचती रहेगी जो अतीत में पहुंची है। और हमेशा में इस बात को याद रखना का, महाकुंभ इसका एक आयोजन बनने जा रहा है, फिर से जोड़ने का, एकजुट होकर के। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने सर्वांगीण विकास की, विरासत और विकास की जिन नए प्रतिमान को स्थापित किया, उसको एक नई ऊंचाई प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। और दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है, राष्ट्रीय एकता ही नहीं, मुझे तो वैश्विक एकता दिखाई दे रही है अनुपम जी। जो बात अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इन लोगों ने तो बांटने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी। लोकसभा चुनाव में हमने नतीजे भी देख लिए थे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 37 सीटें अखिलेश यादव जीत गए थे, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। तो इन्होंने तो बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कुंभ के जरिए भी, और जिसका आप उल्लेख कर रहे थे संबल के जरिए भी, फिर से हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। पूरे राष्ट्र को, पूरे देश से नहीं पहुंचे हैं, विदेशों से भी, 60 से अधिक देशों से। और मैं तो साहब वीडियो देख करके, उनके विचार जान करके इतना अभिभूत हूं। कई महिलाएं, कोई ब्राजील से, कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से, यूरोपियन कंट्रीज से लोग यहाँ आ रहे हैं। और वो ना केवल व्यवस्थाओं की प्रशस्ति कर रही हैं, जो साफ सफाई है। एक विदेशी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम 15 मिनट चलते नहीं है पैदल, कहीं ना कहीं कोई कूड़ा डालने वाली, साफ सफाई करने वाली हमें मिल जाती है। कि ये अद्भुत इंतजाम है। और आज मैं एक और नहीं सर पढ़ सर रहा सर था। सर आपको जरा सा टोकने का धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन ये देखें जो कूड़े वाली बात आपने कही, तो जिस सोशल मीडिया के युग में फर्जी खबरें इतनी वायरल हो जाती हैं, उसमें सोचिए अगर पानी में जरा सी गंदगी मिल गई होती, मेले में जरा सी गंदगी मिल गई होती, तो अब तक अखिलेश से लेके, राहुल से लेके, प्रियंका से लेके, तेजस्वी से लेके उसको आसमान पे उठा दिए होते। पर क्या एक भी वीडियो, एक भी फोटो आपके सामने आया? और कल अखिलेश यादव ने 2 महिलाओं के फोटो डाले, 2 महिलाओं के। वो कह रही हैं कि जी चाय भी हमें तो अपने पैसे से लेकर के जो है पीनी पड़ रही है, और यहाँ कोई इंतजाम हमारे लिए नहीं है। ये जो प्रायोजित इस तरह के वीडियो बनवा करके डाले जा रहे हैं, क्या इनका जवाब वो विदेशी नहीं है जो मुक्त कंठ से नहीं सर, प्रशंसा कर रहे हैं? एक तो प्रायोजित, प्रशासन का काम आपको चाय पिलाना नहीं है, वो तो एकदम प्रायोजित है। लेकिन इसको भी छोड़िए, प्रशासन को भी छोड़िए साहब। वहां सन्यासियों के बाड़े में, अखाड़े में, आश्रम में कहीं चाय बट रही, कहीं दूध बट रहा है, कहीं भंडारा, तीनों टाइम। कुंभ में तो मेरा दावा है कि एकदम इतना शुद्ध खाना, इतना बढ़िया खाना, दिन में 3 बार खाइए। नाश्ता बट रहा है, खाना बट रहा है, लंच है, डिनर है, चाय बट रही है, दूध बट रहा है, कपड़े बट रहे हैं, कंबल बट रहे हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्या ही बोलते हैं। और 5 करोड़ लोग 3 दिन में डुबकी लगा चुके हैं आस्था की। इससे बड़ी घटना साहब कोई हो सकती है क्या? और कोई एक छोटी सी भी घटना कहीं नहीं हुई है। ये सब हो कैसे रहा है और कितने क्षेत्रफल में हो रहा है? नहीं देखे देखे, मैं आपको बताऊं, अभी जो बात हो रही थी ना, केवल सन्यासियों और साधुओं और मठाधीशों के अखाड़े में नहीं, आम आदमी वहां भंडारा कर रहा है। आपको मालूम है ओंकार सर, मैंने पहला पहला माघ मेला और पहला मेला और पहला भंडारा अपनी परदादी की वो भंडारा करती थी। हम तो, हमारे यहाँ तो अपने आश्रम में कितना कुछ, मैं अपने उसकी बात नहीं करना चाहता, जाने दीजिए, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा कहने के मतलब, वो तो आम आदमी जो वहां जाता है वो भंडारा करता है। जो लोग कुंभ में रुकते तक नहीं है, वो भी बाहर जाते हैं, भंडारा करके चले जाते हैं। आज मैं आपको बताऊं, यात्री लौट रहे थे स्नान के बाद आज मकर संक्रांति के, तो वहां रेलवे स्टेशन पे फिर जाम ना लगे, इसलिए उनको जगह जगह पे रोका गया था। जहां जहां उनकी बस रुकी, और मुझे बड़े गर्व से कह रहा हूं ओंकार जी, क्योंकि मैं प्रयागवासी हूं, तो हमारे घरों के लोग निकल कर आए, उनको बैठने के लिए स्थान दिया, उनको चाय, कॉफी, नाश्ता, खाना दिया कि जब तक आपका ट्रेन का समय। मतलब क्या साहब, मतलब क्या आतिथ्य भाव था। मुझे तो देख के बड़ा गर्व हुआ, बड़ा गदगद हुआ कि मेरा शहर, मेरा नगर है,
उसमें ऐसा हो रहा है। अब ये रही बात की कहाँ देखिए, प्रयागराज का क्षेत्र बहुत सीमित है, जनसंख्या हो जा रही कई देशों के बराबर, और क्षेत्र इसलिए सीमित है कि 3 तरफ पानी से घिरा है। 3 तरफ, 2 तरफ गंगा से और 1 तरफ यमुना से, 3 तरफ पानी से घिरा है। तो और चौथी तरफ भी शहर नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वायुसेना का सेंट्रल एयर कमांड है। 1962 के युद्ध में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में एयर कमांड था, उसको शिफ्ट कर दिया गया चाइना की रीच से बाहर करने के लिए। उस समय इलाहाबाद में बना दिया गया, उधर भी नहीं बढ़ सकते, शहर छोटा। तो इस बार मेले का बड़ा विस्तार हुआ है। जहां मेला लगता है वो लगता ही है बनारस की तरफ जीटी रोड पे झूसी में लगा है, लखनऊ की तरफ फाफामऊ में लगा है, और बॉम्बे रूट पे नैनी में लगा, अरेल में लगा है। क्या विस्तार है! और उसको पीपे के पुलों से जोड़ा, हर बार लगता है पर इस बार बहुत विस्तार है। तभी तो पीपे के पुल बनते हैं गंगा नदी पे, तो तैरते हुए ब्रिज। और क्या स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस होते हैं साहब, क्या स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस होते हैं। ट्रैक्टर गुजर जाते हैं, ट्रक सब बड़े बड़े गुजर जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, योगी के प्रबंधन की तो मैं इतनी तारीफ कर ही रहा था, अभी बताऊंगा इसको। लेकिन हकीकत ये, मैं मानता हूं सरकार कोई भी हो और मुख्यमंत्री कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, ये बाघ मेला कुंभ मेला गंगा मैया कराती हैं। क्योंकि इसका मैं एकदम जैसे कह रहा हूं कि एकदम साबित कर रहा हूं कि साहब इतने जाड़े इतने कड़ाके में इलाहाबाद में प्रयागराज में लोग मर जाते हैं। सुना कि वो आदमी गरीब आदमी मर गया, तो वो फलाने मर गए, तो वो बड़े अपने घर में थे तो भी मर गए। बड़ी ठंड पड़ती है, ठंड में तमाम मृत्यु की खबर। माघ मेला में एक आदमी की डेथ नहीं होती। पूरे साल गंगा जी में लोगों की डूब के डेथ होती रहती। माघ मेला के दौरान एक शख्स गंगा में नहीं डूबता, एक आदमी कुचल के नहीं मरता। 1954 में जवाहरलाल नेहरू वाली घटना के बाद, इसमें नेहरू पहुंच गए थे मौनी अमावस्या, उसको लेकर 3000 लोग मर गए थे, और उसके बाद तमाम चीजें। लेकिन एक आदमी कुचल के, तो गंगा मैया का प्रताप है साहब। गंगा मैया जिस तरह इस मेले को कराती है, उनका बड़ा आशीर्वाद है। अब इसके लिए भले मेरे इस विश्वास के लिए कोई मेरा मजाक चाहे तो बना सकता है, पर मुझे लगता है कि मंत्री मुख्यमंत्री सरकार कोई भी हो, मेला में गंगा मैया कराती है। हैविंग सेड दैट, जो योगी आदित्यनाथ ने उसको, वो सब तो गंगा जी देखते हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी के लिए सुविधाजनक करने के लिए, मुझे एक अधिकारी बता रहे थे, कह रहे थे योगी जी जब मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई इतना रेला चलता है। अच्छा, रेला ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि आप खड़े रहिए, भीड़ आपको उठा के यहाँ से वहां पहुंचा देगी। क्या इतना रेला लगता था? मानिए हाँ, किसी आदमी का मानिए कोई सामान गिर गया, उसने झुक के उठाने लगा और पीछे से उसे कुचल दिया गया। तो क्या इसका क्या इंतजाम किया आपने? बस सोचिए, मतलब किस तरह छोटी छोटी बातों को, और इतने बड़े आयोजन में सोचिए सिक्योरिटी का कितना बड़ा रिस्क होता है। वो भी तब जब करोड़ों लोग यहाँ पे दावा कर रहे होंगे तुम्हारा कुंभ खराब कर देंगे, अमेरिका से धमकी आ रही होगी तुम्हारे कुंभ में धमाका कर देंगे। तो उसमें सोचिए, मैंने तो देखा जाके साहब कंट्रोल रूम कैसे सैकड़ों हजार लोग बैठ के लगातार लोगों के चेहरे पे एआई की मदद ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कैसे पानी के अंदर ड्रोन चला रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, कैमरा से आपके चेहरे फेस रीडिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। अगर कोई आदमी जरा सा संदिग्ध नजर आया, 2 मिनट उसके दोनों तरफ लंबे चौड़े 2 जवान चलने लगते हैं। तो ये सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा इशू है, ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत बड़ा इशू है। इतने लोगों में कोई भगदड़ ना बचे, कोई कुछ लेना, किसी को चोट ना लगे, ये बड़ा इशू है। पानी में इतने लोगों को पूरी रात नहाते, पूरी रात। आप सोचिए, इसके लिए अगर 1 मिनट के लिए बिजली चली जाए, मुझे याद है कि पिछली बार मैं खड़ा था, तो बिजली के अधिकारी कितना डरते हैं, 1 मिनट में बिजली चली जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो क्या क्या मतलब आपको देखना पड़ता है। और योगी जी ने जितना ज्यादा इसमें प्रयास किया, और मैं तो और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बचपन में या इतना स्वच्छ पानी देखा था, या कई दशक बाद अब देख रहा हूँ, बड़ा स्वच्छ पानी लोग भर भर के ले जा रहे थे। और मुझे तो बड़ा अजीब लगा, मैंने तो वीडियो भी शेयर किया अपने घूमता है यहाँ पे। मैंने गंगा जी यमुना में इतनी नावें एक बार में कभी जीवन में नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अमेरिका का वो जो 7वां बेड़ा है, वो एकदम फ्लीट पूरा युद्ध पे चला जा रहा है। जहां इतनी नावें थी, आपको बताऊं, बीच नदी में नावें टकरा जा रही थी, जबकि दोनों के फ्लोटिंग तैरने वाले वो बनाए गए थे, रोड डिवाइडर, इसीलिए मैं उसको हाईवे कहता हूँ। तो रोड डिवाइडर उसके बाद टकरा जा रही थी, इतनी नावें। और अखिलेश यादव कह रहे थे नाविकों की हड़ताल है, नाव नहीं चल रही। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? अनुपम जी, हम तो यहाँ बैठ कर के जितना भी सीमित संख्या में इस समय व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर हैंडल्स के जरिए जो भी दृश्य वहाँ के आ रहे हैं, उनको देख करके
एक तरीके से आह्लादित हैं। जो जूना अखाड़े के संत चल रहे थे और जो नागा चल रहे थे, नागा साधु चल रहे थे, जो उत्साह था, जो कलर्स थे, और गंगा मैया के अंदर जाकर के भी वो जिस तरीके से स्नान से पहले दौड़ लगा रहे थे, ये जो स्पार्किंग दिखाई दे रही है, अद्भुत अद्भुत है साहब। आप तो वहां खड़े होकर के उन सब चीजों को देख रहे हैं। वो क्या देखिए अवगार जी, उसको शाही स्नान कहते हैं। इस बार उसका योगी ने उसका नाम बदल के भी अमृत स्नान कर दिया है। वो तो हर बार होता है, वो साधुओं का जोश ऐसा ही होता है। परंतु अगर कहीं आप साधुओं की और महात्माओं की और संतों की योगी से केमिस्ट्री देख लीजिए, वो अद्भुत है। वो अद्भुत है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बीच का एक आदमी इस मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो दृश्य आ रहे हैं, ये डरा रहे हैं इनको, अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने जो कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, वो कुंभ से ध्यान हटाने की एक कोशिश और साजिश नहीं है क्या? मैं राहुल गांधी को इतना बड़ा साजिश करता नहीं मानता। राहुल गांधी ने कंट्रोवर्शियल जो बयान दिया है वो तो कमाल ही दिया है। मैं राहुल गांधी के बात पे आता हूँ। अखिलेश यादव के लिए सचमुच समस्या वाली बात है, क्योंकि एक तो उनका पीडीए का जो पूरा नैरेटिव है वो ध्वस्त हो रहा है कुंभ के बहाने, और दूसरे एक प्रशासक के तौर पे योगी पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी के सवाल है, राहुल गांधी कहते हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि जिस दिन भगवान श्री राम अपने घर लौटे वो हमारे हिंदुओं के लिए असली स्वतंत्रता है। इसमें कौन सी बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। वो कहते हैं मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लो, और खुद वो कहते हैं कि मैं भारत गणराज्य पे युद्ध डिक्लेयर कर रहा हूं। अब ये गिरफ्तार होने वाली बात है। ऐसा तो सिर्फ मतलब आतंकवादी भी नहीं कहते ऐसा से। देखिए, आतंकवादी आतंक पैदा करते हैं दूसरे कारण से। नक्सलवाद की ये मानसिकता है कि हमें राज्य बदलना है, हमें सत्ता पलटनी है। ये तो नक्सलवादी नक्सलाइट मानसिकता है कि हम राज्य से युद्ध करने वाला जो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ माओवादी और नक्सलवादी करते हैं। राज्य से युद्ध और कोई नहीं करता। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको मैं क्या बोलूं इसका। मैं तो कहीं एक चुटकुला सुन रहा था, एक टिप्पणी देख रहा था सोशल मीडिया पर, कह रहे थे कि अभी तो अखिलेश यादव गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं, 2027 में भी अगर योगी जी ने रगड़ दिया इन लोगों को, उसके बाद तो ये अगले अर्ध कुंभ में नागा बन करके दौड़ते हुए दिखाई देंगे, भस्म अपने शरीर पर रगड़ करके वहां दौड़ते हुए दिखाई देंगे। नहीं, उसका भी मैं आपको बता दूं। जो अभी आप बता रहे थे हरिद्वार जाने के, वो हरिद्वार गए अपने चाचा की अस्थि विसर्जन करने। ये अजीब बात ये देखिए कि 2022 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर 2022 को अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थि विसर्जन करने यही संगम प्रयागराज में आए थे। हमेशा यहीं पे लोग आते हैं। जवाहरलाल नेहरू तक आए थे यहाँ पे फिरोज गांधी की अस्थि विसर्जन करने। लेकिन ये अपने चाचा का अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार इसलिए चले गए कि कहीं मुझको संगम ना जाना पड़ जाए, कहीं मुझे मेले में ना जाना पड़े। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, लेकिन जाते जाते ये भी बता दीजिए मिल्कीपुर में क्या होगा इसका असर? मिल्कीपुर में चंद्रशेखर रावण ने अपने नमक का हक अदा कर दिया है, एक और पासी उम्मीदवार उतार दिया है। अब ये जो उनसे अपेक्षा थी उन्होंने करके दिखा दिया है। और देखिए, वहां पे दो कम्युनिटी हैं बड़ी, या तो पासी 65,000 या उसके बाद 40-45,000 कोयरी। कोयरी जब एक बार बसपा से लड़े तो उसको 45,000 वोट मिला था। तो कोयरी समाज को इस बात की बड़ी कुंठा है कि साहब पासी समाज का ही आदमी यहाँ जीतता है, और इसके चलते ना जाहिर सी बात है उनकी अवधेश प्रसाद से बड़ी नाराजगी है। तो अगर चंद्रशेखर रावण यहाँ पे कोयरी उतार देते, जो कि माना जा रहा है, तो भाजपा को दिक्कत होती। परंतु चूंकि उन्होंने पासी समाज से एक तीसरा कैंडिडेट दिया, और कैंडिडेट ही नहीं, वो एक ऐसा शख्स है जिसने समाजवादी पार्टी से बगावत करके टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ी थी, और अवधेश प्रसाद को विलन बनाया था। अवधेश प्रसाद को तमाम बातें कही थी, उनपे परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था। तो ऐसे में जो तीसरा पासी मैदान में आया है, तो आप मान के चलें कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद कहीं दिमाग में होगी अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की, वो भी अब पूरी तरह समाप्त नजर आ रही है। और मैंने आप ही के शो पे भविष्यवाणी की थी कि मिल्कीपुर के नतीजे पूरी तरह से भाजपा के पक्ष पे जाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात को भी समझ रहे हैं। जो 37 सीटों से एक जो मोमेंटम बना था, एक जो उग्रता आई थी, वो 9 में से 7 सीट पे हार के पहले ही खत्म हो गई। और मिल्कीपुर अगर वो हारेंगे
और वो उस आदमी की सीट है जिसको वो अयोध्या नरेश बना के टहला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को बड़ी दिक्कत होगी। और जो ये कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिंदुत्व फिर से ध्रुवीकृत हुआ है, सभी हिंदू एकजुट हुए हैं। अब तो यहाँ आपके प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, एक ऐसी लहर उठ रही है वहां से। ये दिल्ली तक ये लहर आएगी क्या? देखिए, महाकुंभ के पहले भी 9 में से 7 सीट तो हार ही गए ना वो। महाकुंभ के पहले भी 9 में से 7 सीटें भाजपा ने जीती कि नहीं जीती? कुंदरकी मीरापुर जैसी सीटें तक भी जीती। रही बात दिल्ली की, तो भाई दिल्ली में अब खेल एकदम साफ है। सीएजी रिपोर्ट ने कह दिया कि आप चोर हैं केजरीवाल, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया केजरीवाल हमको तुम्हारी ईमानदारी पे संदेह है, तुम्हारी नियत पे संदेह है। जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहा है उसको हाईकोर्ट कह रही तुम्हारी ईमानदारी पे शक है, और सीएजी ने तो लिखित सर्टिफिकेट दे दिया कि आप चोर हैं। और ये सीएजी रिपोर्ट वही है जो जवाहरलाल नेहरू को जिसने नहीं बख्शा था जीप घोटाले में, जिसने राजीव गांधी का बोफोर्स घोटाला दिखाया था, जिसने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का 2G 3G घोटाला निकाला था। ये सीएजी रिपोर्ट वही है जिनको दिखा दिखा कर केजरीवाल ने किसी जमाने में शीला दीक्षित की सरकार गिराई थी, तो उस सीएजी ने आपको चिपका दिया और हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपकी ईमानदारी पे संदेह है। कहीं कुछ बचा नहीं है, उनको भी मालूम है कि अब वो ईमानदारी की बात भी नहीं करते, वो सुशासन की बात नहीं करते, वो अपने स्कूल मॉडल और अस्पताल की बात भी नहीं करते, कुछ वो बना ही नहीं पाए, वो पराली जलाने की बात भी नहीं करते। यमुना सफाई को तो उन्होंने तिलांजलि दे दी, कहते इस पे वोट नहीं मिलेगा। वो खुलेआम अब जाके जनता के बीच सिर्फ एक बात कह रहे हैं, पैसे लो वोट दो। अब ये देखना होगा कि पैसे लेके वोट देने वाला जो उनका सिस्टम है क्या उनको बहुमत तक पहुंचा पाएगा या नहीं। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और कुंभ का सजीव वर्णन और उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आज का शो तो वो कर चुके हैं, लाइव करते हैं, रात्रि में करते हैं, अभी समय उनका अभी भी तय नहीं हुआ है। मुझे भी शिकायत है कि एक समय तय कर लें अपने शो का, तो दर्शक और ज्यादा उनके पास आएंगे। मैंने आज क्या कर दिया सर, मैंने आज क्या कर दिया, 2 दिन बाद शो किया, शो ही नहीं कर। ये इतना ज्यादा यहाँ पे कुंभ मेले में इतना ज्यादा भी बाढ़, तमाम लोग भी आ रहे हैं, खुद भी परेशान रहता हूँ भागे। क्या बताऊं सर, आप जैसी व्यवस्थित जीवन नहीं है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।